स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पारस अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहे, जिससे कि आपका जीके अपडेट्स हो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहे, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है दोस्तों, कि डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है। ठीक है दोस्तों, डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो दोस्तों ये हिंद महासागर का द्वीप है, ठीक है दोस्तों। हिंद महासागर में ये डीगो गार्सिया महाद्वीप स्थित है। अब जानते हैं डीगो गार्सिया और हिंद महासागर के बारे में कुछ फैक्ट, ठीक है दोस्तों। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, महासागर है, ठीक है दोस्तों। ये हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। कितना दोस्तों? 20%। पृथ्वी का जो सतह है उसके ऊपर जितना पानी उपस्थित है 20% ये हिंद महासागर में समाहित है, ठीक है दोस्तों। इसका तीसरा फैक्ट इस प्रकार है दोस्तों, कि उत्तर में यह भारतीय महाद्वीप से पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, और पूर्व में हिंद चीन जिसे हम इंडो चाइना भी कहते हैं, और सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलियन, तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। दूसरा फैक्ट है ये। तीसरा फैक्ट दोस्तों यह है इसका, कि विश्व में केवल यही एक महासागर जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा है, और वो देश है दोस्तों हिंदुस्तान, भारत, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम हमारे देश के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और किसी देश के ऊपर पड़ा हुआ। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हिंद महासागर का नाम हमारे देश के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? दोस्तों ये है तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। और ये जो आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, ये इसकी प्रवाहित होने वाली नदी का ये नक्शा है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इनके फैक्ट के ऊपर, ठीक है। कावेरी जल विवाद कब से शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो भारत के आज़ाद होने से पहले का है, ठीक है दोस्तों। ये कावेरी जल विवाद जो है आज़ाद होने के पहले से है ये, और ब्रिटिश राज्य के समय से ही कावेरी जल बंटवारे का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय रहा है। इसका मुख्य कारण है दोनों राज्यों के कई जिलों का सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर निर्भर रहना। ये इसका दोस्तों मेन विवाद का जो है मेन समस्या है ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ तक कि जो बेंगलुरु शहर है इसे भी जो पानी मिलता है वो कावेरी नदी से ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट है, आप इसको याद करके चलिए, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के जो बीच विवाद का कारण कौन सा है ये दोस्तों। तो ये मेन यही है, कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो दोस्तों ये जो आप देश का जो झंडा देख रहे हैं ये है वो झंडा जो सबसे पुराना है, ठीक है दोस्तों। तो ये किस देश का? तो ये डेनमार्क का है, ठीक है दोस्तों। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और काफ़ी IMP सवाल है ये। क्या है? IMP सवाल कि किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो इसका उत्तर दोस्तों डेनमार्क। आपको याद करके चलना है इसको। और ये झंडा देख लीजिए, ठीक दोस्तों, ये है डेनमार्क का झंडा, ठीक है। अब पहुंचते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो वो है जस्ता, ठीक है दोस्तों। इसको ZN से डिनोट करते हैं, इसे जिंक कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं जस्ता, ठीक है दोस्तों। आपको याद करके चलना है। आपने देखा होगा काफ़ी जो रेलवे में जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो
ऐसे खंभे जो लगाए जाते हैं रेल के आजू बाजू, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको जंग न लगे, ठीक है दोस्तों। तो उसे गैल्वेनाइज किया जाता है उन खंभों के ऊपर और उसके ऊपर जस्ते की जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अलग रहता है और इसके ये किसी भी मौसम में इस पर जंग नहीं लगता है, इसका संसारण नहीं होता, ठीक है दोस्तों। आपको याद करना है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया था, ठीक है दोस्तों। सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया था, तो आपको याद करके चलना है। इसका उत्तर है क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं इसके मेन फैक्ट के बारे में। इसके मेन फैक्ट क्या कहते हैं दोस्तों, कि इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की, ठीक है, इसे इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से सार्क सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसके सम्मिलित देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। 7 देशों ने मिलकर दक्षेस, जिसे हम हिंदी में दक्षेस कहते हैं और इंग्लिश में सार्क, ठीक है दोस्तों, की स्थापना की गई थी इन 7 देशों को मिलाकर। फिर बाद में क्या हुआ दूसरे फैक्ट में, 2 अप्रैल 2007 में इस संघ में के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। कब, 2007 में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद करके चलना है, जो फैक्ट है इसको याद करके चलना दोस्तों, कि अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। दोस्तों 1985 में इसमें 7 देश थे और 2007 में इसमें एक अन्य देश जोड़ा गया, तो मिलकर हो गए 8 देश, और ये 8वां देश कौन सा था दोस्तों, अफगानिस्तान, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, UNHCR संस्था संबंधित है किससे, ठीक है दोस्तों। UNHCR, ठीक है, तो ये जो संस्था संबंधित ये शरणार्थियों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा गया है। अब जानते हैं इसके फैक्ट के बारे में। संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। किसकी, संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी में इसका अर्थ निकलता है किसका, UNHCR का, ठीक है। संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई, 14 दिसंबर 1950 में की गई। आपको याद करके चलना है फैक्ट ये किसका है। अब दूसरा फैक्ट जानते हैं। एजेंसी का जो कार्य क्षेत्र दुनिया भर में संरक्षण और शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और उसमें समन्वय करना है, ठीक है दोस्तों। इसका ये उद्देश्य है किसका, इस एजेंसी का, UNHCR का, कि दुनिया भर में जितने भी शरणार्थी हैं उनका संरक्षण, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और उनका समन्वय करना है, ठीक है दोस्तों। इसका तीसरा फैक्ट क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना, ठीक है दोस्तों। जितने भी शरणार्थी है विश्व में उन सबके अधिकारों की और कल्याण की रक्षा करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमको कुछ फैक्ट मिले हैं, आप इसको याद करके चलिए, ठीक है। इसकी जो संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई, 14 दिसंबर 1950 में, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद करके चलना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था, तो उनका नाम है नगेंद्र सिंह जी, ठीक है दोस्तों। क्या है उनका नाम, नगेंद्र सिंह जी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, ठीक है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। इसे कुछ मुख्य फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे हम ICJ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, की स्थापना कब की गई थी, 1945 में। कब की गई थी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, और 1946 अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया, ठीक है दोस्तों।
ये इसका फैक्ट याद करके चलिए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई और अप्रैल 1946 में इसने काम करना चालू किया था। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हैग, जो कि नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हैग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसको आपका उत्तर देना है कि हैग में है, जो कि नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो मेन फैक्ट कुछ इस प्रकार और है, देखते हैं उनको भी साथ में लेके चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख संस्थान के विपरीत यह एकमात्र है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है, हैग में, नीदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो 6 है वो संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, बाकी और इसका एक फैक्ट ये है, जानते हैं, यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर 2 राष्ट्रों के बीच अगर कोई कानूनी विवाद है या बहुत सारे राष्ट्रों के बीच कोई कानूनी विवाद है तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इसको सुलझाता है। ठीक है दोस्तों, और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कानून प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह भी देता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने देश शामिल है, तो इसमें 193 देश शामिल है। ठीक है, तो आपको ये कुछ फैक्ट है जो याद करके चलना है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, ये पेपर में बार बार पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में और कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, तो इसका उत्तर दोस्तों इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अब इसके बारे में जानते हैं, कुछ फैक्ट है उनके बारे में जानते हैं हम दोस्तों। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, ठीक है, किसके, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, सन 1200 में, कब, सन 1200 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1200 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। इसके बाद 1200 में ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने इस मीनार में 3 मंजिल और बनवा दी थी। ठीक है दोस्तों, ओके, 1200 में इसका काम चालू हुआ था और 1220 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पोते इल्तुतमिश ने इस मीनार में 3 मंजिल और बनवा दी थी। ठीक है, इसके बाद 1369 में सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें बिजली कड़कने की वजह से पूरी तरह टूटकर गिर गई थी। क्या हुआ था, 1369 में बिजली गिरी इसके ऊपर, तो जो ऊपर वाली जो मंजिल है वो टूटकर गिर गई थी। तो क्या हुआ इसके बाद हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने एक बार फिर से कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ठीक है, किसने, 1369 में जब बिजली गिरी, टूटी, क्षतिग्रस्त हुई कुतुब मीनार, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर से इसको निर्माण करवाया और वो हर साल 2 नई मंजिलें बनवाते रहे। ठीक है दोस्तों, और इसे उन्होंने मार्बल और लाल पत्थर से इन मंजिलों को बनवाया था। अब ये कुछ फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। ठीक है दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंत्योदय का विचार किसने दिया था दोस्तों, तो अंत्योदय का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। किसका विचार दिया था, अंत्योदय का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये जयप्रकाश नारायण जी की है। ठीक है दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण जी की है। इन्होंने अंत्योदय का विचार दिया था। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए। और ये सवाल जो पेपर में कई बार पूछा गया है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था, तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनका जन्म जो था, कुछ फैक्ट इनके बारे में, हम कुछ फैक्ट के बारे में चलते हैं। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है ना, ये स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये समाज सेवक थे।
जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण जी का एक उपनाम भी है, इसका नाम क्या है? लोकनायक। कई बार पेपर में पूछा गया कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको इसका सही उत्तर देना है जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए, पेपर में कई बार पूछा गया है। और सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत, क्या दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? सन 1999 में। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में रमन मैगसेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये 2 फैक्ट आपको याद करके चलना है कि सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और 1965 में रमन मैगसेसे अवार्ड भी इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मिले हैं, तो ये याद करके चलना है। और जो पटना का जो हवाई अड्डा है दोस्तों, ये उन्हीं के नाम पर ही रखा गया है। पटना का हवाई अड्डे का नाम भी जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखा गया है, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, ठीक है दोस्तों, उसका नाम भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर ही रखा गया है। तो उसका अस्पताल का नाम क्या है? लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सरकार का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, ये भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे, आप इसे याद करिए, उस पर ध्यान देकर चलिए, कई बार पूछे जा चुके हैं।